पट्टे भी जाकर प्लीज बबीता जी 1 मिनट का प्लीज कैन वी हैव ए वीडियो प्लीज फॉर 1 मिनट प्रीति जी कोई वीडियो हो क्या यही थी ओके ओके तो एक बार पूरा सदन में हाथ उठाकर तालियां बजाकर मैडम का स्वागत करते हैं नमस्कार 5 कुलों के इस खूबसूरत शहर में पंचकुला में मैं बबीता त्यागी ICS कोचिंग सेंटर की तरफ से जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में जितना खूबसूरत ये भरा हुआ भव्य ऑडिटोरियम है उतना ही खूबसूरत इसका नाम है और जैसा कि बार बार सर ने नाम भी लिया जिक्र भी किया इंद्रधनुष ऑडिटोरियम आज सच में बहुत कलरफुल क्योंकि यहाँ से ऊपर तक जितनी इसकी क्षमता है ये उससे ज्यादा भरा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है कि पूरी ये जो लॉबी है ये पीछे जहां तक मेरी नजर जा रही है यहाँ ढेरों बच्चे ये देखिए कितना लंबा प्रोग्राम अभी चलने वाला है अभी तो गजेंद्र फोगाट जी आएंगे बहुत रंगारंग कार्यक्रम चलेगा तो सबकी एक वेट में आप लोग सुबह से यहाँ आए हुए हैं बैठे हुए हैं मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और आज का दिन ऐतिहासिक है ऐतिहासिक इन मायनों में कि आज ही के दिन 12 मार्च को 1930 में महात्मा गांधी ने 78 लोगों को एक शुरुआत की थी दांडी मार्च की हमारे लिए ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज हरियाणा के अलग अलग जिलों से न जाने कितने आंतरिक गांवों से सुबह सवार होकर ये बच्चे कोई 3 बजे कोई 4 बजे कई बच्चे तो बसेस में रात में ही निकल लिए और ये हमारे लिए भी एक मार्च ही था कि हम सबको इकट्ठा होकर इस खूबसूरत शहर में पंचकुला में पहुंचना था आज यहाँ आने का औचित्य क्या है HTSC का एग्जाम हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जाम एक ऐसा एग्जाम जो हमने प्लान किया कि स्कूली स्तर के जो बच्चे हैं क्यों ना उनको रूबरू कराया जाए इस बदलते समाज में इस बदलती शिक्षा के दौर में कि आगे जाके जीवन कैसा होने वाला है एक जमाना था जब बच्चे किस चीज की अच्छा ICS स्कूलिंग की ठीक है ICS स्कूलिंग की शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी आज ही के दिन ऐतिहासिक दांडी मार्च हुआ था और आज हम अपना पहला एनुअल फंक्शन जिसमें हम कोचिंग और स्कूलिंग को मिक्स करके यहाँ सारा ये जो भरा हुआ है खूबसूरत सा सभागार यहाँ आज उसका भी पहला दिन है तो ऐतिहासिक इस दिन की इम्पोर्टेंस जैसे इतिहास में दर्ज है ICS के इतिहास में भी ये खास दिन दर्ज होगा कि आज के दिन इस तरह से हम सब इकट्ठे हुए थे और हमने बातचीत की थी आज यहाँ आने का मेन औचित्य ये है कि HTSC के जो बच्चे टॉपर्स हैं हरियाणा के अलग अलग जिलों से अलग अलग कस्बों से शहरों से गांव से जो बच्चे सेलेक्ट होकर हरियाणा में टॉपर्स में रहे हैं 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक उन सबको आज यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया है और पुरस्कार में थोड़ी सी धनराशि देना इसलिए जरूरी था ताकि बच्चे और प्रोत्साहित हो और मैं देखती हूँ कि जब प्रोत्साहन में कोई राशि मिलती है तो बच्चा दिल से काम करना चाहता है तो आज वो सभी पेरेंट्स वो सभी अभिभावकगण जो हमारे बीच में उपस्थित हैं पहली चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप बहुत लकी हैं क्योंकि आपके बच्चे इस बहुत कॉम्पिटिटिव दौर में कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं इस कॉम्पिटिटिव दौर में जहां बच्चे 12वीं के बाद बहुत सारे बच्चे होश संभालते हैं कि हमें क्या करना है किस दिशा में करना है फ्यूचर में क्या करना है वहां आपके बच्चे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके और यहाँ तक आपको लेकर आए हैं तो जो पेरेंट्स यहाँ तक पहुंचे हैं बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आपके बच्चे आपका नाम आपका मान ऐसे ही आगे भी भविष्य में बनाते चले बढ़ाते चले आज यहाँ पर इकट्ठे होने का एक टारगेट ये भी है जैसे सर कह रहे थे कि ICS शायद अपने बच्चों पर बर्डन नहीं डालता सर मैं 100% श्योर हूँ और मैं जानती हूँ कि ICS का कोई भी स्टूडेंट चाहे वो स्कूलिंग का बच्चा हो या ICS के चीते जो कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं शायद मुझे नहीं लगता उनको कभी ऐसा फील हुआ होगा कि वो बर्डन में रह के पढ़ रहे हैं हमारी क्लासेस स्कूल की भी और कोचिंग की भी हम इस तरीके से चलाते हैं कम से कम हमारे टीचर्स की टीम ये कोशिश करती है कि पढ़ाई किसी भी स्टूडेंट को बोझ ना लगे पढ़ाई एक मजेदार चीज है और पढ़ाई बेसिकली करनी भी नहीं होती है जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा के मायने क्या एक्चुअल में शिक्षा सिर्फ 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन है
पर इंडियंस को ये समझने में ही सदियां बीत गई। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इंडियंस पहले नहीं पढ़े लिखे थे, पहले लोग बहुत बढ़िया पढ़ते थे। इनफैक्ट पहले तो एजुकेशन का मतलब ही प्रैक्टिकल जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें थी, क्योंकि तब ये किताबें, ये पोथियां, ये सब नहीं पढ़ाई जाती थी। तब गुरुओं के पास जाके जब आश्रम व्यवस्था में बच्चे रहा करते थे तो जिंदगी कैसे जीनी है ये सिखाया जाता था। आज इस दौर में क्योंकि नॉलेज का स्तर बहुत बढ़ गया, तो ठीक है पढ़ाई को थोड़ा सा कंट्रोल्ड तरीके से करना जरूरी हो गया। एक टाइम लिमिट बना दी गई, एक जगह डिसाइडेड कर दी गई। फॉर्मल एजुकेशन नो डाउट कंपलसरी है, होनी चाहिए, पर मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि इस फॉर्मल एजुकेशन में इंडिया में जिस ढर्रे पर पढ़ाई पिछले लगभग 50 सालों से 40 सालों से चल रही है, इसमें एक बहुत बड़े लेवल पर आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। पढ़ाई हो कैसी? पढ़ाई की सबसे पहली नीड है कि वो इंसान को इंफॉर्मेशन दे, ये आज की जरूरत है। जितने लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी तो ही वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोग नॉलेज से साथ जोड़ देते हैं। हाँ, एक छोटे अर्थों में कहूं तो ठीक है, जिस आदमी के पास सूचनाएं होंगी, जिसको जानकारी होगी, उसी आदमी को नॉलेज भी होगी। पर नॉलेज के मायने सिर्फ किताबी चीजें रट लेना मात्र नहीं है। नॉलेज थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे पढ़ाई और क्या करे? ठीक है, एक बच्चे ने याद कर लिया कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति ये था, या भारत में पहली महिला राज्यपाल ये थी, या भारत में इतने जिले हैं, इतने राज्य हैं, हमारे शरीर में इतनी मांसपेशियां हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या सिर्फ इतना पढ़ भर लेने से वो इंसान कहलाएगा? इस पढ़ाई का जो सेकंड टारगेट है वो है इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप करना। स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं? चीज पर उस चीज में करनी चाहिए जिसमें आप नेचुरली अच्छा फील करें। एक चीज होती रखते हैं बेटा, और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं मेरी इस बात को ध्यान के अंदर क्या बेहतर दिया। जैसे नेचर ने ना हर इंसान के अंदर कोई ना कोई रॉ मटेरियल के फॉर्म में कुछ ना कुछ, जैसे डांस की स्किल सीखेगा बात, लेकिन एक बच्चे को आप देखेंगे अगर 2 साल सबके बारे में पढ़ने पर आप देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट उस फील्ड में बहुत यंग एज से था। जैसे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने प्रैक्टिस करके एक स्किल बना लिया। तो ये शिक्षा को लेकर तो खासकर लोग सोचते समझते नहीं है। उन्हें लगता है कि बस बच्चे को उसी तरफ धकेल देना है जिस तरफ सब जा रहे हैं, क्योंकि आगे उसी में लगता है कि फ्यूचर है। मैं ये पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहूंगी कि अपने बच्चे की योग्यता, उसके अंदर जो नेचुरली एक भाव है, उस चीज को पहचान के अपने बच्चों को मोड़ना। साइंस पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन आर्ट्स भी पढ़ी जा सकती है, कॉमर्स भी पढ़ी जा सकती है। आज जिस दौर में हम लोग बैठे हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं। अब वो दौर नहीं है कि बच्चा एक खास चीज पढ़ के ही जिंदगी में कामयाब होगा। इस दौर में अगर कोई बच्चा अपनी क्षमता को पहचान कर उसको स्किल बना लेगा तो इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं। पैसा कमाना आज बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये बात बच्चा समझ ले, बचपन से अपनी योग्यता को पहचाने। ईश्वर ने, प्रकृति ने, नियति ने मेरे लिए क्या लिखा है, मुझे किसी चीज के लिए गढ़ा है। 6 घंटे बैठ सकते हो। अगर आप कहें कि मुझे खेलना अच्छा लगता है तो ठीक है, फिर स्पोर्ट्स में आपको मन लगता हो, और जबरदस्ती का ना हो कि आपको एक कहीं प्रैक्टिस के लिए भेजा गया तो आप चले गए, अदरवाइज आप पढ़ के सो रहे हैं। ये आप ही को देखना पड़ेगा। हर आदमी खुद को सबसे बेहतर समझ सकता है, तो अपने एप्टीट्यूड को पहचानिए। इसके साथ शिक्षा में एक चीज और ध्यान देने की होती है, हताश नहीं होते या वो कभी स्ट्रेस का सामना नहीं करते। वो भी इंसान है और ये इंसानी फितरत है कि इंसान जल्दी अपने आप को संभाल के बाहर निकाल लेगा। और शिक्षा हमें यही सिखाती है कि सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट। आज अगर देखें प्रेजेंट सिनेरियो में तो शिक्षा के असली मायने खो गए हैं। बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, महीने के 2-2 लाख रुपए भी फीस लगती है। ऐसे स्कूल भारत में हैं जहां साल के 10 लाख भी लगते हैं, 20 लाख भी लगते हैं, 25 लाख भी लगते हैं। ये तो हुई बड़ी लेवल की बात। मैं ऐसे स्कूल्स भी जानती हूँ, आप भी जानते होंगे, जहां महीने के 10,000 भी लगते हैं। बच्चे हैं, इनका ना अटेंशन स्पैन, जैसे जब हम लोग छोटे थे तो घर में उस टाइम पर 1990s की अगर मैं बात करूं तो रिक्रिएशन के बहुत सारे माध्यम नहीं थे। बड़ी रील्स देखना पसंद ही नहीं करते। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही हूँ, ये इस पूरी पीढ़ी के साथ प्रॉब्लम है। जो अटेंशन स्पैन था ना हमारे टाइम में, वो आप लोगों की पीढ़ी को कहीं ना कहीं कम मिलेगा, और इसका कारण है डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है।
बहुत ही ज्यादा। आज के टाइम में एक बच्चे को अपने आप को संभाल के रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने कैरेक्टर को अच्छा बचा के रखना, साफ सुथरा बना के रखना, ये बहुत चैलेंजिंग रोल है। मार्क्स तो सभी के आ जाते हैं, अब तो कोई फेल भी नहीं होता, लेकिन इंसानियत अपने अंदर बचाए रखना, मानवता की बेसिक वैल्यूज जैसे लॉयल्टी, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई, इन चीजों को अगर देखें तो लोगों में अब अगली पीढ़ी में जो बच्चे अब चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में हैं, उनमें ये कहीं ना कहीं लैक करेगा। कारण धीरे 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 सामाजिक ताना बाना बहुत बदल गया। जब हम लोग छोटे थे तो समाज एक जिम्मेदारी महसूस करता था कि अगर बच्चा कहीं बिगड़ रहा है तो उस सोसाइटी में उसके घर के आसपास के लोग ये हक मानते थे कि बच्चा अगर गलत रास्ते पे चलता दिखे तो उसको वहीं जाके पीट सकते थे, मार सकते थे। पेरेंट्स कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे और बच्चा अपने आसपास के गांव में बुजुर्गों से भी डरता था। थोड़ा दबाव, ये दबाव नेगेटिव नहीं था, ये पॉजिटिव था। लेकिन आज अगर देखें पड़ोस में क्या हो रहा है ये किसी को मतलब ही नहीं है, और कोई मतलब रखे तो उसको लोग पॉजिटिव नहीं देखते। जो वो सामाजिक खूबसूरत ताना बाना था वो हमने इंडिया की सोसाइटी से लगभग खत्म कर दिया। अपने आसपास देखिए वो ताना बाना है नहीं। अगर हम परिवारों की बात करें, एक जमाने में जब साझे के परिवार थे, बच्चे को मान लीजिए माँ ने डांट दिया तो बच्चा क्या करता कि जाके ताई जी के पास बैठ गया, चाची के पास बैठ गया, बुआ के पास चला गया, चाचा के पास चला गया, दादा के पास। उसको इमोशंस बाहर निकालने का जरिया मिल जाता था। एक होता है ना, इमोशंस जब मन में ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो एक ज्वालामुखी की तरह फटते हैं। आज जो पीढ़ी है ना, इसके इमोशंस ज्वालामुखी की तरह है, अंदर ही अंदर दबते 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 फाइनली क्या होता है, ज्यादातर बच्चे जब 17-18 साल की एज में आते हैं गलत स्टेप उठा लेते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे बच्चे भी, जैसे मैं बहुत ज्यादा बच्चों के बीच में रहती हूँ, बातचीत करती हूँ, ऐसे बच्चे भी देखे जो सिर्फ इसीलिए बिगड़ने के राह पर चल पड़े कि उनको अपने पेरेंट्स से बदला लेना था। आप सोचिए 17-18 साल के बच्चे ने ये कहा कि मैं पेरेंट्स से बदला लेने के लिए मैंने ये कदम उठाया। तो ये जो पीढ़ी है ना, ये बेशक 95% लाने वाली पीढ़ी है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हम समाज के उस खूबसूरत ताने बाने को खत्म करके, परिवार के जो वो रिलेशंस थे उनको खत्म करके आज लगभग परिवार एकल परिवार हैं। और एकल परिवार में भी अगर सिंगल चाइल्ड है तो बच्चा बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करेगा। आज बहुत जरूरी है पेरेंट्स इस बात को समझें, अपने बच्चों के साथ बैठ के टाइम दें, उनसे बातचीत करें। आपका बच्चा आपकी सबसे बड़ी एसेट है। ये गाड़ियां, ये घर, ये ज्वेलरी, ये कहीं काम नहीं आएगी। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनका व्यवहार आपके प्रति कैसा होगा, ये कैसे इंसान बनेंगे। मान लीजिए पैसा बहुत कमा लेते हैं, IIT कर गए, IIM कर गए, UPSC कर गए, बहुत मोटा पैसा छापा, लेकिन अगर वो इंसान अच्छे नहीं बने तो फिर उस पैसे का करेंगे क्या। समाज खूबसूरत बनाना हम सबकी साझे की जिम्मेदारी है। इसमें सभी पेरेंट्स, टीचर्स, हमारे आसपास की सोसाइटी के एक्टिव लोग। अब ऐसा दौर आ गया कि जो यूरोप का कल्चर था ना, उसको अंधाधुंध फॉलो कर रही है अगली पीढ़ी। उनके कल्चर की वैल्यूज से ज्यादा बेहतर हमारे सांस्कृतिक मूल्य थे। हम उस देश के वासी हैं जहां दुनिया में जिसका डंका बजता था, और इंडियन वैल्यू सिस्टम को तो न जाने कितने देश एडमायर करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो वापस हमें लौट के अपनी बेसिक वैल्यूज पर आना पड़ेगा। और ये वैल्यूज कहीं पढ़ाने से नहीं आएंगी, ये वैल्यूज आएंगी जब उसके बच्चे के स्कूलिंग टाइम में उसके अंदर ये चीजें, एक इनबिल्ट सिस्टम क्रिएट किया जाएगा। ये संस्कार सिखाने से नहीं आएंगे। जैसे बच्चे हैं छोटे, पुराने टाइम में हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग आते, बड़े आते, जिनका आदर मान होता तो भाग के उनके पैर छूते थे। बीच में कल्चर आया तो बच्चों ने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहना शुरू किया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी वो सभ्यता, वो संस्कृति जिसमें आज भी बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं, उनको नमस्ते की जाती है और वो दिल से रिगार्ड दिया जाता है, उसका कोई सानी नहीं है। ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो अपने बच्चों को घर पर ही थोड़ा थोड़ा संस्कार देना ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और हम ICS में अपने स्कूल के बच्चों में ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि चाहे इनकी बाकी सब चीजें बाद में सुधरे, पहली चीज इनके मन में रिस्पेक्ट हो, रिगार्ड हो, ये सामने वाले को इज्जत देते हो, टीचर को इज्जत देते हो, ये पढ़ाई को खेल खेल में सीख लें। हमने पिछले 1 साल में, लास्ट ईयर हमने स्कूलिंग के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था 2023 में। हमने इस पूरे साल में अपने बच्चों को
हरियाणा के अलावा बाहर भी घुमाया। जैसे इन बच्चों को लाइफ क्या है वो सिखाया। हमने अपने बच्चों को बसेस में, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट को छोड़ के अपने घर की गाड़ी, हमने स्कूल बसेस में बच्चों को नहीं घुमाया। ज्यादातर टाइम पर हम अपने बच्चों को या तो रेल के थ्रू लेकर गए या फिर बसों में या फिर इस तरीके से आसपास की पैदल की जगह घुमा के लेके आए। इन बच्चों ने शुरू में थोड़ा शिकायत की, पेरेंट्स को जाके कहा हम थक गए या ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर धीरे धीरे इनको समझ में आया कि लाइफ सिर्फ एक बंद कमरे में एसी ऑन करके, लाइट ऑन करके, टेबल चेयर पे पढ़ना जिंदगी नहीं है। वहां आप किताबी नॉलेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी की असली नॉलेज आपको सड़कों पे बाहर निकल के पता चलती है कि लाइफ क्या है। तो हमने आईसीएस में ये पुरजोर कोशिश की है कि हमारा बच्चा जिंदगी को समझे और जिंदगी को करीब से देखे, ताकि जब वो बड़ा हो, जब वो 18 साल से ऊपर जाए, एक अडल्ट बने, तो वो पहले से समाज के प्रति एक समझ उसके मन में हो, उसके दिमाग पे एक छाप हो कि जिंदगी जैसी घर में है ऐसी बाहर नहीं है। और वो अपनी इज्जत करे अपने माँ बाप की, वो फील करे कि उसके पिताजी जब सुबह उठ के तैयार होके एक रेल में सफर करके जाते हैं तो कैसे वो खड़े होके उन्हें सीट नहीं मिलती और फिर जाके वहां काम करते हैं, फिर रात में थके हारे लौटते हैं। तो जब वो उनसे पैसे मांगे तो उसके मन में एक रिस्पेक्ट हो, रिगार्ड हो कि मेरे फादर रोज वो जिंदगी जीते हैं जो मैं महीने में एक बार घूम के मैंने देखा, मुझे सीट नहीं मिली, 2 घंटे खड़े होके मुझे कैसा लगा। तो ये बच्चे हम चाहते हैं ऐसे इंसान बने आगे जाके जिनमें मानवता के मूल्य हो, जिनमें बेसिक वैल्यूज हो, सिद्धांत हो, इनकी अपनी सोच हो, अपने एक विचारधारा हो और ये किसी चीज से प्रभावित होके अपने डिसीजंस ना ले, बल्कि अपने डिसीजंस खुद से ले। तो आईसीएस इसी सीरीज में काम कर रहा है। शुरुआत हमने की थी आईसीएस में ट्यूशन से, लेकिन फिर हमने फील किया कि ट्यूशंस को हम स्कूलिंग पे ले आते हैं और मैं प्राउड से कहती हूँ कि इस 1 साल में हमारे आईसीएस के नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया। सिर्फ पढ़ाई में नहीं, ये इनका कॉन्फिडेंस का लेवल, इनकी प्रेजेंटेशन, इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये सब पहले से बेहतर हो रहा है और आने वाले सालों में हमारे बच्चे अलग से चमकेंगे। आईसीएस के चीते, आईसीएस के नन्ही मुन्नी जो ये फौज तैयार हो रही है, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये बच्चे समाज में एक नाम खड़ा करेंगे और तब सिर्फ आईसीएस का नहीं, इस पूरे देश का उद्धार होगा। तो उसी दिन की कोशिश में हम लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और देखिए ये टाइम है, बदलता हुआ समय। आज इस बदलते समय में टेक्नोलॉजी ने, हम यहाँ हैं लेकिन हमें पूरे देश में, दुनिया में पहुंचा दिया। आप देखते हैं कहीं कहीं चीजें कैसे वायरल हो जाती है, जैसे एक कुछ भी बोला तो वो वायरल हो गया, तो यानी एक आदमी जहां कुछ बोल रहा है वो समाज के कोने कोने तक फैल सकता है। इसकी पॉजिटिविटी ये है कि हम बैठ के पढ़ाते हैं सिर्फ सोनीपत से, लेकिन वो क्लासेस पूरे हरियाणा के हर जिले के न जाने कितने गांवों में बच्चे अपने घर पे हमारी क्लासेस लेने में सक्षम हो गए। तो तकनीक का ऐसा फायदा, ये जो क्रांति है, तकनीकी जो ये रिवॉल्यूशन है, इसके कारण आईसीएस की ब्रांचेस, हरियाणा के ये स्कूली ब्रांचेस हरियाणा के जिलों के छोटे छोटे गांवों तक पहुंच गई हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाला जमाना, आने वाला दौर इन बच्चों का होगा जब ये सक्षम होंगे, काबिल होंगे। पढ़ाई लिखाई तो छोटा सा एक पार्ट है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये आगे रहेंगे, अव्वल दर्जे तक पहुंचेंगे। लेकिन मूल जो सिद्धांत है हमारा काम करने का, जो हमारा विजन है कि ये एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। हमारा बच्चा जो हमारे पास पढ़ेगा वो चीटिंग नहीं करेगा, वो ईमानदारी पे रहेगा, वो किसी इंसान को चीट नहीं करेगा, उसकी बेसिक वैल्यूज होंगे कि मैं दूसरे की मदद कैसे करूं, वो दूसरे की खुशी में खुश रहना सीखेगा। और ये सब कराने के लिए हमने इस करिकुलम को सिर्फ किताबों तक नहीं छोड़ा, सिलेबस तक नहीं छोड़ा, हमने इन बच्चों के लिए ढेर सारी प्लानिंग्स की हुई है, जिसका एक पार्ट आज आपके सामने है, ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस HTSC के सेकेंड एग्जाम में मैं प्राउड से कहती हूँ कि हमारे यहाँ पिछली बार जब हमने एग्जाम कंडक्ट किया तो 4000 बच्चे आए थे, पूरे हरियाणा के सिलेक्टेड बच्चे जो टॉपर थे। इस साल हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बढ़ोतरी जल्दी होगी। 6000 प्लस स्टूडेंट्स आईसीएस सोनीपत में पहुंचे थे और आप लोगों का ये सहयोग बना रहा तो जल्दी ही हम लोग इस आंकड़े को 10,000 तक ले जाएंगे। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो हमने कंडक्ट किया, इसमें हर बच्चे ने बहुत उत्साह, बहुत उमंग के साथ हिस्सा लिया और आज उन्हीं में से कुछ
बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं, जो टॉपर्स में रहे हैं, वो अपने इनाम की राशि लेने हमारे पास पहुंचे हैं। तो बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीष उन बच्चों को जो अपने लेवल के एग्जाम में टॉपर्स में रहे। आप जानते हैं आज का दौर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का है। अब जब आप 12th भी कर लेते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ते हैं, चाहे वो IIT का हो, चाहे वो कोई नीट का एग्जाम हो, या आप तो अगर वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो भी आपको पता होगा CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम का एक एग्जाम है, जिसमें देश की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए भी आपको एक अच्छा स्कोर लेना पड़ता है। वो सारे पेपर MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो उनको भी करते टाइम ना बहुत अच्छे जो 90% 95% 12th में लाते हैं, वो CUET में स्कोर नहीं कर पाते, कारण वो पेपर कॉम्पिटिटिव स्किल पर बेस्ड है। तो हमने इन बच्चों को एक रूबरू करा दिया कि कल को जब ये CUET में बैठे तो इन्हें वो बहुत टफ ना लगे और इन्हें वो बाएं हाथ का खेल लगे, बहुत आसान दिखे। तो CUET या इस तरह के IIT या नीट जैसे एग्जाम्स में आप परेशान ना हो, आपके ऊपर स्ट्रेस ना हो, उसको धीरे धीरे करना, आपको फेस करना आ जाएगा। इसके लिए HTSC का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। तो शिक्षा की बेटा बेसिक नीड अब जो है, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा हैं, तो ये आप स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि आप रोज अपना 24 घंटे में से कितना समय सोशल साइट्स पर देते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप 2-2 घंटे इंस्टाग्राम की रील्स देखते रहते हैं या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहते हैं। देखो बेटा, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल फोन को त्याग दो, वो आज की पीढ़ी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपना ना एक टाइम टेबल सेट कर लो कि भाई रोज 40 मिनट या 30 मिनट हम लोग इंस्टाग्राम पे टाइम देंगे या आधा घंटा हम यूट्यूब देखेंगे। दिन का मैक्सिमम समय या तो अपनी पढ़ाई पर दो या फिर अपने पेरेंट्स के साथ बैठो या यार दोस्तों के साथ खेलने जाओ। जैसे लाइफ को जियो, ये लाइफ बोझ नहीं है। 24 में से 20 घंटे नहीं पढ़ना होता। 24 में से अगर आप ढंग के 6-8 घंटे पढ़ लेते हैं ना, तो भी अगर हम 8-8 घंटे के हिसाब से देखें तो 16 घंटे बच जाते हैं। उसमें से अगर हम नींद निकाल दें तो भी हमारे पास 8-10 घंटे होते हैं। उस 8-10 घंटे में अपनी लाइफ को जीना भी है। ये लाइफ बार बार नहीं मिलती। जिस उम्र में से आप निकल गए ना, वो आपकी बीत गई। तो उस लाइफ को खूब बढ़िया तरीके से जियो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो और अपने आसपास ये देखो कि पॉजिटिव लोग हों, पॉजिटिविटी ही फैलाओ। जब अपने यार दोस्तों में बैठो तो हमेशा पॉजिटिव बातें करो। दुख भरी बातें, ईर्ष्या की बातें, जलनखोरी की बातें, बेईमानी की बातें ये नहीं करनी। हमेशा एक चीज याद रखो, रोज सुबह उठ के सोचो मुझे अच्छा इंसान बनना है, मैं आज क्या बेहतर करूं जिससे मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊं। अपने कर्तव्य को, तुम्हारा इस टाइम कर्तव्य है बेटा खूब पढ़ना, तो पहली चीज है अपना कर्म पूरा करो, खूब पढ़ा करो, दिल लगा के पढ़ो। लेकिन उस पढ़ाई के बाद जब 8 घंटे आप पढ़ लिए, 6 घंटे आप स्कूल पढ़ लिए, 2 घंटे आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया सेल्फ स्टडी, फिर लाइफ को एंजॉय करो। अपनी मम्मा के साथ बैठो, अपने पापा के साथ बैठो, पूछा करो अपने पापा से कि पापा आज आपका दिन कैसा रहा, आज मम्मा आपने अपने दिन में क्या किया। जैसे बेटा मम्मा पापा जो है ना, ये भी एक टाइम तक ही हमारे साथ रह पाते हैं। उसके बाद जब आप बड़े हो जाएंगे, आप जॉब्स में चले जाएंगे, तो फिर कैसे इनके पास बैठोगे। तो डेली इनके पास बैठ के, जैसे जब तुम घर आते हो मम्मा तुमसे पूछती हैं कि भाई आज का दिन क्या रहा, मैम ने क्या पढ़ाया, लंच किया कि नहीं किया। ऐसे आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप से जाके पूछो। जब पापा शाम को थके हुए आए, कितने सारे बच्चे हैं जिनके फादर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते होंगे, थके हारे आते होंगे, आप उनसे पूछा करो कि पापा आज आपका दिन कैसा रहा। कभी कभी उनका मूड भी तुम्हें खराब दिखता होगा, तो भी बेटा ये जिम्मेदारी है बच्चों की। जैसे ही थके हुए फादर घर पे आते हैं ना, आप लोगों के लिए पैसे कमाने जाते हैं, आते ही उनको पानी दो और उनको नमस्ते करो, तो उनको बड़ा रिलीफ फील होता है। जैसे पेरेंट्स की सबसे बड़ी संपत्ति ना बेटा तुम बच्चे हो, जितने तुम बैठे हो, अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करना और हमेशा पेरेंट्स को ये सोचना कि जब भी वो डांटे या कभी अगर वो एक आधी बार थप्पड़ भी लगा दे तो बुरा नहीं मानना। आजकल की पीढ़ी बुरा बहुत जल्दी मान जाती है। पेरेंट्स से ज्यादा आपका भला कोई नहीं चाह सकता। पेरेंट्स और टीचर्स इनकी हमेशा रिस्पेक्ट करोगे ना तो कुछ सीख जाओगे और आगे बढ़ोगे। तो अच्छे इंसान बनना अपना टारगेट रखना बेटा, खूब पढ़ना, मेहनत करना और हमेशा पॉजिटिव रहना। यही मेरा मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता मैडम का इतनी तफसील से